सुप्रभातम। भैया बहनों, वर्णमाला के अंतर्गत हमने वर्ण विचार की चर्चा की थी। व्याकरण के 4 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। आज हम दूसरे चरण शब्द विचार की चर्चा करेंगे। वर्ण विचार के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि वर्णों के भेद, उनके उच्चारण स्थान आदि के बारे में विस्तार से हमने चर्चा की थी। भैया बहनों, आज हम शब्द विचार के बारे में चर्चा करेंगे। ये शब्द क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, ल, सा, ल, सी, तू, ये वर्ण है। ला है, सी है और तू है। इनका समूह अगर इनको एक साथ मिला दें तो क्या बनेगा? लसीतु। इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे देखिए, क, र, बू, त, ये 4 वर्णों का समूह है। फिर भी कोई मतलब इसका नहीं निकल रहा है। अब इन्हीं दोनों समूह के वर्णों को अगर हम ऐसे लिखें, तू को पहले ले आए, तू, फिर ला लिखें और फिर सी को लिख दें, तो क्या बन गया? तुलसी। और तुलसी एक सार्थक शब्द हो गया जो एक पौधे विशेष का बोध कराता है। ऐसे क, र, भू, त, इनको अगर ऐसे लिखें हम, क, बू, त और रा, तो एक कबूतर हो जाएगा, एक पक्षी विशेष का बोध कराने लगेगा। भैया बहनों, आप समझ गए होंगे कि केवल वर्णों का समूह शब्द नहीं कहलाता है। वर्णों को इस प्रकार से व्यवस्थित करके लिखना, वर्णों के समूह को इस प्रकार से व्यवस्थित कर देना कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए, अर्थ निकलने लगे, तो शब्द बन जाता है। अर्थात शब्द क्या है? शब्द सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अगर वर्णों का समूह अर्थ नहीं देता है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो शब्द नहीं हो सकता है। तो भैया बहनों, सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। आप सबके समझ में आ गया होगा। ऐसे वर्णों का समूह, वर्णों का क्रमबद्ध समूह जिसका एक अर्थ हो, शब्द कहलाता है। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के उस समूह को शब्द कहते हैं जो अर्थ देता हो। अब हम चर्चा करेंगे ये शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्दों का जो वर्गीकरण है वो विभिन्न प्रकार से किया गया है। शब्द भेद, शब्दों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला है रचना के आधार पर। दूसरा है अर्थ के आधार पर।
अर्थ के आधार पर, और तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर। और चौथा है रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर, इन चार आधारों पर शब्द के भेद अलग अलग हैं। रचना के आधार पर शब्दों की जो रचना होती है, उस रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद हैं। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो रूढ़ होते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, घटते बढ़ते नहीं हैं, जो किसी एक अर्थ के लिए होते हैं, जैसे पानी है, हाथी है, कबूतर है, तोता है, पहाड़ है। ये सारे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरे वह शब्द हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जो दो और दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं, वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। रेल और गाड़ी, रेल एक शब्द है, गाड़ी अलग है। रेलगाड़ी, विद्या और आलय, विद्यालय, चिकित्सालय, ग्रामालय, औषधालय, औषध और आलय, ऐसे दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब हम आते हैं तीसरे प्रकार की, यह है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़, जो यौगिक तो हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से तो बने हैं, किंतु किसी विशेष अर्थ में वो रूढ़ हो गए हैं। जैसे देखें, चारपाई, चार पैरों वाली। भैया बहनों, आपकी मेज में भी चार पाए होते हैं, आपकी कुर्सी में भी चार पाए हैं, लेकिन मेज को चारपाई नहीं कहते हैं, कुर्सी को चारपाई नहीं कहते हैं। आपकी जो बेंच है उसमें भी चार पाए हैं, उसको भी चारपाई नहीं कहते हैं। गाय के चार पैर होते हैं, उसको चारपाई नहीं कहते हैं। चारपाई का शाब्दिक अर्थ है चार पैरों वाली। अब चार पैरों वाली सभी चीजें चारपाई नहीं होती हैं। चारपाई शब्द खाट के लिए रूढ़ हो गया है। चारपाई कहते ही खाट या खटिया का दृश्य हमारे सामने आता है, उसका भाव हमारे मन में आता है। तो ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से तो बने हैं, यानी वह यौगिक तो हैं, लेकिन किसी एक अर्थ के लिए वह रूढ़ हो गए हैं। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो भैया बहनों, रचना के आधार पर हम शब्दों को तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, आम, कबूतर, गांव, कलम आदि। और दूसरा है यौगिक शब्द, पाठशाला, औषधालय, विद्यालय आदि। जो पाठ और शाला, औषध और आलय, विद्या और आलय, इन दो शब्दों से मिलकर के बने हैं, ऐसे यौगिक शब्द। और तीसरा है योग रूढ़ शब्द, चारपाई,
चारपाई, चार पैरों वाली। अब चार और पाई को शब्दों से मिला है, बना हुआ है, लेकिन खाट के लिए रूढ़ हो गया। ऐसे अंगरखा, अंगरखा, अंगरखा एक विशेष वस्त्र के लिए रूढ़ है। ऐसे जलज, जल में उत्पन्न होने वाला, जलज, जल और जा में उत्पन्न होने वाला, जल पानी, पानी में जो पैदा होता है। तो पानी में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन सब जलज नहीं कहलाती हैं। जलज कमल के लिए रूढ़ हो गया है। इस प्रकार से योग रूढ़ शब्द है। तो भैया बहनों, रचना के आधार पर आपने देखा शब्दों के तीन भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। अब आइए देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द वह होते हैं जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, और निरर्थक शब्द वह होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, किंतु भाषा में ये बोले जाते हैं। इसलिए अर्थ के आधार पर जब शब्दों का हम वर्गीकरण करते हैं तो दो होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। जैसे कहते हैं लोटा ओटा ले आओ, तो लोटा तो ले आएंगे, लेकिन ओटा कहां से लाएंगे? पानी वानी ले आओ, पानी के साथ जो है वानी आया है, पानी तो समझ में आता है, पानी ले आएंगे, वानी कहां से लाएंगे? ऐसे कपड़ा वपड़ा, रोटी वोटी। तो ये सार्थक और निरर्थक शब्द, ये अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। भैया बहनों, अब हम चलते हैं तीसरे प्रकार की ओर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के अलग अलग भेद किए गए हैं। ये उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर वर्ण, ऐसे 5 भेद किए गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की जो उत्पत्ति हुई है, इस आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। भैया बहनों, तत्सम का अर्थ होता है तत् माने उसके समान, सम माने समान, उसके समान। अर्थात हमारी जो प्राचीनतम भाषा है वो है संस्कृत। संस्कृत भाषा के कुछ शब्द, चूंकि संस्कृत हिंदी की माँ है, माँ के कुछ लक्षण बेटी में जरूर होंगे, तो संस्कृत के कुछ शब्द हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग में आते हैं। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत के तो हैं, लेकिन हिंदी में बिना बदले हुए, बिना घिसे पिटे, बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग होते हैं, ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम का अर्थ होता है वे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं। जैसे चक्षु, चक्षु, अग्नि,
अग्नि, आम्र, कर्ण, कोकिल, आग, ये तत्सम शब्द हैं। अब दूसरा भेद है तद्भव शब्द। संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में अपने बदले हुए रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अग्नि को हिंदी में आग भी कहते हैं, अग्नि का आग। ऐसे आम्र को आम कहते हैं, आम। कर्ण को कान और कोकिल को कोयल। तो आग, आम, कान, कोयल, ये क्रमशः अग्नि, आम्र, कर्ण और कोकिल के तद्भव रूप हैं। तो तद्भव का समझ में आ गया होगा कि संस्कृत भाषा के वह शब्द जो कुछ बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में तत्सम और तद्भव शब्द बहुत ढेर सारे पूछे जाते हैं। जो भी भैया बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सावधानी से देखें ताकि आगे का रास्ता उनका निष्कंटक हो। भैया बहनों, तो ये जो उत्पत्ति के आधार पर हमने आपको पहला भेद बताया तत्सम, दूसरा तद्भव और तीसरा है देशज। क्षेत्रीय बोलियों के शब्द कुछ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे लोटा है, लोटा है, डिबिया है, गोड़ है, गोड़ आदि शब्द ये देशज शब्द हैं। ये क्षेत्रीय भाषाओं के, क्षेत्रीय बोलियों के शब्द हैं जिनको हिंदी ने अपने में आत्मसात कर लिया है और आराम से बोले जाते हैं। पगड़ी है, ये सब देशज शब्द हैं। दूसरे विदेशज शब्द, विदेशी भाषाओं के कुछ शब्द, चाहे वो उर्दू के हों, चाहे अरबी के हों, चाहे फारसी के हों, चाहे अंग्रेजी के हों, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी के शब्दों का प्रयोग भी हिंदी में होता है। ऐसे शब्दों को हम विदेशज शब्दों की कोट में रखते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर, ऑफिस, ऑफिस, लाश, कफन आदि, ये विदेशज शब्द हैं। भैया बहनों, अब आप चार प्रकार के शब्दों के बारे में जान चुके हैं उत्पत्ति के आधार पर। पहला है तत्सम, जो संस्कृत भाषा के मूल शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है तद्भव, संस्कृत के शब्दों का जो बिगड़ा हुआ रूप हिंदी में प्रयोग किया जाता है वह तद्भव शब्द हैं। कुछ देसी बोलियों के, अपने देश की बोलियों के, क्षेत्रीय बोलियों के शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वह देशज शब्द कहलाते हैं। अंग्रेजी, फारसी, उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग हिंदी में हो रहा है आजकल। ऐसे शब्दों को हम विदेशज शब्द कहते हैं। और इन देशज विदेशज के आने के कारण कुछ ऐसे नए शब्दों की रचना हुई है जो दो या दो से अधिक भाषाओं के शब्दों से मिल करके बने हैं। जैसे आप देखें, रेल, गाड़ी, रेलगाड़ी, रेल ये अंग्रेजी का शब्द है। रेलगाड़ी, रेल क्या है? अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का है। ऐसे टिकट, घर, टिकट, घर, टिकट अंग्रेजी का है, घर हिंदी का है। टिकट घर। परीक्षा, बोर्ड,
या परीक्षा हाल, परीक्षा हाल, ऐसे शब्द ये संकर शब्द कहलाते हैं। तो भैया बहनों, आपने देखा रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्दों के 3 भेद हैं। ऐसे अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक शब्दों को आपने पढ़ा है। उत्पत्ति के आधार पर आपने 5 भेद पढ़े हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ऐसे रूपांतर के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। एक है विकारी और दूसरा है अविकारी। विकारी और अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है वो विकारी कहलाते हैं, और जिनमें परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी कहलाते हैं। भैया बहनों, विकारी शब्दों के अंतर्गत 4 प्रकार के शब्द आते हैं। संज्ञा शब्द हो, सभी संज्ञा शब्द विकारी शब्द हैं, सभी सर्वनाम शब्द विकारी शब्द हैं, सभी क्रियाएं विकारी हैं और सभी क्रिया विशेषण ये विकारी हैं। विशेषण शब्द विकारी हैं, लेकिन क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक और संबंध बोधक अव्यय ये अविकारी हैं और निपात ये विकारी में आते हैं। भैया बहनों, विकारी शब्दों में संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, क्रिया तथा विशेषण शब्द आते हैं। विशेषण और अविकारी शब्दों में 5 हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक, तथा निपात, ऐसे 5 प्रकार के शब्द आते हैं। भैया बहनों, शब्द भेद के अंतर्गत जब भी हमसे पूछा जाएगा कि शब्दों के कितने भेद हैं, तो कोई न कोई आधार दिया रहेगा। ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि शब्द के कितने भेद हैं बताइए। और ऐसे अगर पूछ भी लिया गया तो आप बता दिए सार्थक या निरर्थक, विकारी या विकारी। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि रचना के आधार पर शब्द के भेद बताइए, तो आप लिखेंगे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। और जब आपसे पूछा जाएगा कि अर्थ के आधार पर, तो सार्थक और निरर्थक ये 2 बताएंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। और रूपांतर के आधार पर, विकार के आधार पर 2 प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी। ऐसे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न होता है, जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, वो विकारी हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्द ये सभी चारों विकारी शब्द होते हैं। और जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, जिनमें विकार नहीं होता है, वे अविकारी, इनडिक्लाइंड वर्ड्स कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयाद बोधक अव्यय के साथ साथ जो निपात शब्द है, तक, भी, भर, ये निपात हैं, ये सभी अविकारी शब्द हैं। भैया बहनों, आज की इस कक्षा में बस इतना ही। प्रभु से यही प्रार्थना है कि आप सब घर में बैठे बैठे स्वस्थ रहें, सब परिवार सानंद रहें, आपको किसी प्रकार की कठिनाई न हो। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।